हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का 6th लेसन, जिस लेसन का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ये जो लेसन है ट्रायंगल्स, ये हमारे सिलेबस के मैथमेटिक्स के यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट 4 जो हम लोगों का ज्योमेट्री यूनिट है, इस ज्योमेट्री यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है और हमारे सिलेबस का 6th चैप्टर है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन में पढ़ने क्या वाले, हम लोग इस लेसन में ये नहीं पढ़ने वाले कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के ट्रायंगल्स है ना, ये सारी चीजें नहीं पढ़ने वाले। ये क्योंकि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में। हम लोग इस स्टैंडर्ड में जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को ट्रायंगल्स दिया है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल द एडवांस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। जो भी एडवांस प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। जो उसका पहला पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी, सिमिलर होना, दो ट्रायंगल्स का आपस में सिमिलर होना। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट होना क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम होना, एग्जैक्टली सेम होना, बिल्कुल सेम टू सेम होना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट है बोलेंगे दो फिगर्स। लेकिन सिमिलर होना यानी क्या? हम लोगों को पहले हाफ में यही पढ़ना है, पहले पार्ट में इस लेसन के यही पढ़ना है कि ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर कब होता है ट्रायंगल्स। तो उसके लिए समझना ये जरूरी है सिमिलर यानी क्या है ना, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर। देखो सिमिलर का क्या मतलब होता है? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर्स को सिमिलर बोला जाता है व्हेन देयर शेप्स आर सेम, उनके सिर्फ और सिर्फ शेप्स सेम होंगे। अगर कोई दो फिगर्स के शेप्स सेम हो गए, वो दिखने में बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। और कोई भी चीज सेम कब दिखती है? जब उनके शेप्स कैसे होते हैं? सेम। अगर कोई दो फिगर्स के शेप्स सेम है, साइज सेम है या नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हुआ तो भी चलेगा साइज सेम, साइज सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। दो फिगर्स के शेप सेम टू सेम हो गए, दो फिगर्स के शेप सेम टू सेम हो गए, तो उन दोनों फिगर्स को बोलेंगे बोथ द फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। दोनों एक दूसरे को सिमिलर है क्योंकि उनके शेप्स सेम है। साइज सेम रहे या साइज सेम नहीं रहे चलेगा, शेप से सेम हो गए यानी चलता, शेप सेम हो गए यानी दोनों फिगर्स हो गए सिमिलर। मैंने वही यहाँ पर पहले आप लोगों को सिमिलैरिटी की डेफिनेशन समझाने के लिए लिखा हूँ। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप्स आर सेम, यानी उनके शेप्स कैसे है? इक्वल, दैट इज इक्वल। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कि वो सिमिलर है इफ देयर शेप्स आर सेम। साइज मे और मे नॉट बी सेम, साइज सेम हुआ तो भी चलता, नहीं हुआ तो भी चलेगा। अगर दो फिगर्स के शेप सेम हो गए तो वो सिमिलर है। अब मेरे हाथ में ये दो पेन है, इन दोनों पेन्स के शेप कैसे है? सिमिलर शेप्स है। दोनों पेन के जो शेप है वो एकदम इक्वल है एक दूसरे को। दोनों पेन के शेप्स देखो एक दूसरे को इक्वल है, तो ये दोनों पेन क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। These two pens are similar because their shapes are same। यानी देखो ना, ये स्टॉप और ये सीधे इसमें जो एंगल बन रहा होगा ये पेन में, वही एंगल बन रहा है इस स्टॉप और इसके बीच में, है ना। इसके बॉटम की जो सर्कुलर पार्ट है, बॉटम सर्कुलर पार्ट है, उसकी जितनी रेडियस होगी उतनी ये वाले पेन की भी बॉटम सर्कुलर पार्ट की रेडियस होगी। यानी कहीं की भी डायमेंशंस अगर दोनों पेन के देखते हो आप लोग, कहीं पर भी इस पेन के कोई भी डायमेंशंस को आप लोग देखते हो, तो वो डायमेंशंस कैसे है? वो डायमेंशंस एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस आर मैचिंग ईच अदर, करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस आर इक्वल, है ना। तो ऐसे शेप्स को बोला जाता है सिमिलर शेप्स, ऐसे फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर फिगर्स। आराधन में क्योंकि उनके शेप्स कैसे होते हैं? एकदम सेम होते हैं, है ना, इक्वल होते हैं एकदम, शेप इक्वल होता है। साइज हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं इनको सिमिलर बोल रहा हूँ लेकिन इनका सिर्फ शेप सेम है क्या? नहीं, साइज भी सेम है, चलता है ना। लेकिन मैंने ये पेन लिया और इससे 20 टाइम्स बड़ा पेन लिया, सेम टू सेम, डिजाइनिंग सेम है,
दोनों पेन्स के शेप सेम है, लेकिन ये पेन से 20 टाइम्स बड़ा पेन ले रहा, मैंने बहुत बड़ा पेन ले रहा, तो वो बड़ा पेन और ये पेन, ये दोनों, वो बड़ा पेन और ये पेन कैसे रहेंगे आपस में? सिमिलर रहेंगे। क्यों सिमिलर रहेंगे? क्योंकि उनके शेप से सेम रहेंगे ना, है ना। जो उसके बॉटम और बड़े वाले पेन का बॉटम रहेगा, दोनों सर्कुलर रहेंगे ना। यहाँ पर और यहाँ पर जितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा छोटे पेन में, वहां पर भी वो बड़े पेन में भी उतने ही डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यानी उनके शेप से सेम आ रहे ना, तो वो सिमिलर रहेंगे। साइज अलग अलग है लेकिन शेप्स क्या आ रहे हैं? सेम। तो ऐसे फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर फिगर्स। आ रहा ध्यान में? मैंने देखो एग्जांपल लिया, मैंने एक सेगमेंट लिया हूँ, ये भी स्ट्रेट सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट लिया हूँ PQ। मैं बोलूंगा ये दोनों सेगमेंट सिमिलर है। क्यों? क्यों? दोनों के शेप सेम है ना, साइज अलग अलग है, दोनों के शेप सेम है ना, इसलिए ये क्या है? सिमिलर है। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर। कोई भी दो सर्कल्स ले लोगे तो दो सर्कल्स सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? उनका शेप सेम होता है ना, राउंड शेप राउंड शेप होता है। कौन सा शेप होता है? राउंड शेप होता है सर्कल का, है ना। रेडियसेस अलग अलग रहती, लेकिन आप कोई भी दो सर्कल लोगे तो कोई भी दो सर्कल आपस में कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे, क्योंकि उनका शेप कौन सा रहता? राउंड शेप रहता। आ रहा ध्यान में? लेकिन अगर दो सर्कलों की तुमने रेडियस इक्वल कर दिया, देखो मैंने नोट में लिखा हूं, इफ देयर रेडियाई आर इक्वल दे आल्सो बिकम कॉन्ग्रुएंट। यानी दो कोई भी सर्कल्स आपस में सिमिलर तो है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? है ना, अगर उनका शेप सेम होने के साथ साथ उनकी रेडियस भी सेम हो। यानी ये सर्कल की जितनी रेडियस है उतनी ही दूसरे सर्कल की भी रेडियस हो। एक सर्कल है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, दूसरा भी सर्कल मेरे पास में 5 सेंटीमीटर के रेडियस का है, तो वो सिमिलर तो है ही आपस में, क्योंकि दोनों के शेप सेम है, लेकिन वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। क्यों? क्योंकि उनका साइज भी सेम है, रेडियस दोनों की 5 सेंटीमीटर है। फिर एक सर्कल वो दिल्ली में बनाया रहा है और एक सर्कल देहरादून में क्यों नहीं बनाया रहा है? दोनों सर्कल की रेडियसेस 5 सेंटीमीटर है, तो वो सर्कल कैसे रहेंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? जब उनकी रेडियसेस सेम है। यानी साइज सेम हो रहा ना, रेडियस सेम हो रहा है ना, साइज भी सेम हो रहा। सिर्फ शेप सेम होना यानी सर्कल कोई भी फिगर सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो चीजें लगती है, शेप भी सेम और साइज भी सेम। शेप भी सेम और साइज भी सेम। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई फिगर्स, दो फिगर्स को आपस में सिमिलर है या नहीं ये चेक करना है, तो हमें देखना पड़ेगा दोनों फिगर्स के शेप सेम है क्या। शेप सेम हो गए तो सिमिलर है, ठीक है। देखो ऐसा हो रहा, साइज सेम आ रहा लेकिन शेप सेम नहीं आ रहा, साइज सेम आ रहा लेकिन शेप सेम नहीं आ रहा, तो वो सिमिलर नहीं हुआ। शेप सेम होना जरूरी है सिमिलर के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट शेप सेम सेम होना जरूरी है। साइज सेम होगा वो जरूरी नहीं है, शेप सेम होना जरूरी है सिमिलर के लिए। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम टू सेम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम टू सेम, यानी एकदम डिक्टो जिसे बोलते हैं ना अपन, एकदम एग्जैक्टली, यानी इसके जगह उसको रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये दोनों पेन, ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ये कॉन्ग्रुएंट है मैं बोल रहा, ये पेन के जगह ये पेन को रख दो, एक ही बात है, दोनों के शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम होने की जरूरत है और साइज भी सेम होने की जरूरत है। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों को? आएगा, अच्छे से ध्यान में आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा। यानी कैसा है? शेप सेम होना और साइज भी सेम होना, यानी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होना। द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम का मतलब एकदम डिक्टो। यानी अगर ये पाम है, ये पाम है मेरा, इसके इसी पाम के जैसे शेप एंड साइज का मैं दूसरा पाम ला रहा हूँ, तो इसको यहाँ से हटा दूंगा तो वो रिप्लेस कर लेगा ना, इसको कर लेगा ना, तो वो हो गए कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, शेप्स बोला है फिगर्स बोले एक ही बात है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जिसके लिए शेप भी सेम होता है और साइज भी
सेम होता है, शेप भी सेम और साइज भी सेम, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, और शेप सेम मिल गया तो समझ जाना फिगर कॉन्ग्रुएंट है। यानी अपने को क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम रहता और साइज भी सेम रहता, तो हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो फिगर्स है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होंगी ही। क्यों? क्योंकि उनके शेप तो सेम होंगे ही। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या जरूरी है, शेप भी सेम होना, साइज भी सेम होना, और सिमिलर के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ शेप सेम होना। ठीक है, आराधन में तुम लोगों के सिर्फ शेप सेम होना। ठीक है, उतना हो गया, यानी वो फिगर सिमिलर है। तो हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की पेयर, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होते हैं। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होते हैं, लेकिन दो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर्स शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं, है ना। तो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो भी सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर रहेंगे ही। आराधन में आप लोगों के क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, मैंने लिख के भी दिया हो कि भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होना और साइज भी सेम होना। इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो दोनों फिगर्स में आने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उसके भी ऊपर में मैं डिटेल में जाऊंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर में। दोनों फिगर में आने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल रहेंगी। दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल रहेंगे, दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल रहेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, शेप भी सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना यानी शेप सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना यानी साइज इक्वल होना। शेप इक्वल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स इक्वल होने चाहिए, शेप के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैटर करते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइज के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स मैटर करती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। उसे हम लोग बोलेंगे कि वो फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC और दूसरा लेता हूँ PQR ट्रायंगल। देखो जो एंगल ये है वही PB है, जितने डिग्री का B है उतने डिग्री का Q है, जितने डिग्री का C है उतने ही डिग्री का R है। ठीक है, R है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और AB जितने का उतना ही PQ भी है लेंथ में, जितना QR है उतना ही BC है, जितना AC है उतना ही PR है। यानी क्या हो रहा है, शेप सेम कैसे बताते हैं अपन, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। यानी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी शेप सेम हो गया, और साइड्स इक्वल हो गई, यानी क्या हो गया, साइज भी सेम हो गया। इसी का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये किसे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, मालूम है ना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, यानी शेप भी सेम और साइज भी सेम। शेप कैसे सेम हो रहा, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो A का करस्पॉन्डिंग है P, B का करस्पॉन्डिंग है Q, C का करस्पॉन्डिंग है R, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कैसा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होने के लिए किस चीज की जरूरत है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट। इतना भी रह गया रहता तो ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बोल दिए रहता, इतना भी रह जाता था। अब यानी बेसिकली सिमिलर होने का मतलब क्या है, सिमिलर होने का मतलब सिमिलर होना यानी शेप सेम होना। शेप
सेम होने का मतलब बेसिकल छोटे वर्ड में मैंने समझाया तुम लोगों को। बेसिकली सिंपली यानी सिंपल वे में बताऊं तो क्या है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर्स को सिमिलर बोला जाता है if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion। दो फिगर्स को क्या बोला जाता है, सिमिलर बोला जाता है। दो फिगर्स को बोला जाता है सिमिलर if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion। यानी उसके corresponding angles कैसे है, इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी है, प्रोपोर्शन में। यानी अगर मैं बात करता हूं कि दो फिगर्स सिमिलर है, मैं ये कब बोलूंगा, दो फिगर्स को मैं सिमिलर तब बोलूंगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहेंगी। अब साइड्स प्रोपोर्शन में रहना है ना, क्या प्रोपोर्शन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन, इसके पहले भी पढ़े, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन, रेशियो, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, प्रोपोर्शन है। आ रहा है ध्यान में आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं, आ रहा है ध्यान में प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तो आ रहा है ध्यान में आप लोगों को प्रोपोर्शन का मतलब मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो वहां पर आने वाले सारे जो टर्म्स है जिससे वो रेशियो तैयार हो रहा है वो प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, अब अपन क्या बोल रहे हैं, दो फिगर्स का सिमिलर होना, यानी कब सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या में होती है, उनकी प्रोपोर्शन में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या में होती है, प्रोपोर्शन में, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यहां पर प्रोपोर्शन वर्ड का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इक्वल होता है। प्रोपोर्शन में होना है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना, क्योंकि हम लोग सिमिलैरिटी कंप्लीटली रिलेटेड टू पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स से रिलेटेड सिमिलैरिटी समझने वाले हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा, मेरे पास में दो ट्रायंगल्स है, एक लिया मैंने PQR और दूसरा लिया मैंने LMN। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख रहा, इन अ ट्रायंगल PQR एंड अ ट्रायंगल LMN। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जो P एंगल है वो L एंगल को इक्वल है, Q एंगल M एंगल को इक्वल है और R एंगल L एंगल को इक्वल है। ठीक है, तो हमको शेप सेम होने के लिए क्या चाहिए, सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने दिखाया ये एंगल P जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल L को, एंगल Q जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल M को, एंगल R जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल N को। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, अपना इसको 4 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 6 ले रहा हूँ, इसको 3 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 1 ले रहा हूँ। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, PQ की करस्पॉन्डिंग है LM, PQ अपॉन LM क्या होगा, 4/2 यानी 2/1। फिर ले रहा हूँ मैं QR अपॉन MN इज इक्वल्स टू 6/3 यानी 2/1। उसके बाद में मैं ले रहा हूँ PR अपॉन LN, वो हो रहा है 2/1 यानी 2/1। यानी सारे करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN, PR अपॉन LN, ये हो गया इक्वल। यानी दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, सिद्ध, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN। ये काय का सिंबल है, सिमिलर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शन में, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल होगा सिमिलर आपस में। आ रहा ध्यान में, चलो बढ़ेंगे आगे, आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करे है ना, देखो यहाँ क्या करे हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने यही करे कि ये दो मैंने बताया था ना
फिगर सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। फिगर सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहेंगे वो आपस में इक्वल रहेंगे। मैंने दिखाया यहाँ पर पी एल को करस्पॉन्डिंग है, क्यू एल आर को है, एम को है, आर एन को है, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कैसी आ गई, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट आ गई। फिर मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया, हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया तो वो 2/1 2/1 2/1 आया, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कायम है प्रोपोर्शन में, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कायम है प्रोपोर्शन में। यानी वही तो डेफिनेशन है ना, फिगर्स को सिमिलर बोलना है तो कब बोलते हैं अपन सिमिलर, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो। इसीलिए ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल LMN को, ये सिमिलर का सिंबल है, आपको ऐसे ही लिख के रखना है, समझ में आ रहा है ना। और ये इसके नीचे की स्टेप है, इसके नीचे की स्टेप से ये वाली जगह नहीं थी इसलिए इधर लिखा हुआ, समझ में आया अभी। चलो अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी समझाई थी ट्रायंगल्स को लेकर, वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी भी समझा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, शेप भी सेम और साइज भी सेम है ना, शेप सेम साइज सेम, यानी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट। वही मैंने बताया, मैंने दो ट्रायंगल लिया है जिसका x एंगल a एंगल को इक्वल है, y एंगल b एंगल को इक्वल है, z एंगल c एंगल को इक्वल है। साथ ही साथ xy साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ab साइड, yz इज कॉन्ग्रुएंट टू bc एंड xz इज कॉन्ग्रुएंट टू ac। इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल है XYZ और ABC, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज देयर शेप्स, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, ये रहा कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्या बोलती है एक्सरसाइज नंबर 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। कौन सा वर्ड करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हम लोगों ने देखे थे, नोट में भी लिख के दिया था। रेडियस सेम होंगी तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसे अमूमन देखा जाएंगे तो कोई भी सर्कल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। यहाँ ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑब्वियस सी बात है, जिन स्क्वायर्स के लिए चारों एंगल 90 के आ रहे हैं, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल फिर क्या होंगे, दोनों कोई भी दो स्क्वायर ले लो तुम लोग, कोई भी दो स्क्वायर ले लो, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल 90 के रहेंगे ना, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। हाँ, अगर उनके साइड्स भी सेम रहेंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हर एक स्क्वायर की साइड सेम होती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हर एक स्क्वायर सिमिलर है। ऑल डैश आर सिमिलर, ऑल व्हाट, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। Which triangles? इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल, उनके हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल 60-60 के रहते। तुम एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल लो और एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, करस्पॉन्डिंग एंगल 60-60-60 के ही मिलेंगे। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो था, हम लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक्स भरे। आपको समझना है, ये प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न रहने होना। टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स यानी दो से ज्यादा वाले साइड बोले तो सब पॉलीगॉन्स में ही आते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, नैनोगन, उसके बाद में डेकागन, ये सभी उसी में आते हैं पॉलीगॉन्स में। ठीक है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगॉन्स है जिसमें सेम साइड है, 3-3 है तो दोनों में 3, 4-4 है तो दोनों में 4, 5-5 है तो दोनों में भी 4, 5-5, नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर रहेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहने होना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल रहने होना इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल रहने होना इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे रहने होना उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, प्रोपोर्शनल रहने होना, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहने होना। मैंने वहां लिख के भी दिया था सिमिलैरिटी के लिए,
कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रोपोर्शन में, कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है, आराधन में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद में देखो क्या बोला है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर फिगर कौन से फिगर्स को सिमिलर बोलेंगे, इसके एग्जांपल्स देने हैं, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स देने हैं, दो पेयर बताना है। देखो अगर मैं पेयर ऑफ सर्कल्स ले लूं तो सिमिलर रहेंगी, हर एक सर्कल आपस में सिमिलर होता है, पेयर ऑफ सर्कल्स। और दूसरा एक देना है पेयर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स में भी तो 90 डिग्री के रहते हैं ना, दोनों चारों एंगल जो रहते हैं दोनों स्क्वायर के 90 के रहेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, यानी स्क्वायर्स भी कैसे रहेंगे, सिमिलर। हमको सिमिलर फिगर के दो अलग अलग पेयर बताने थे, तो एक पेयर जोड़ी ली हमने सर्कल की जोड़ियां और दूसरी जोड़ियां ली स्क्वायर्स की जोड़ियां, जो हमेशा होते हैं, कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत, ट्रायंगल में चेक करना पड़ता करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, स्क्वायर में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नॉन सिमिलर, अब यहाँ पे ट्रायंगल्स का यूज कर सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए, पेयर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो और दूसरा उसके साथ में ले लो स्केलेन ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल पता है ना, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है एक ही लेंथ की, और स्केलेन की तीनों अलग अलग होती है। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, एक स्केलेन लिया, तो दोनों सिमिलर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि एक की तीनों साइड अलग है और एक की तीनों साइड सेम है। इक्विलेटरल की तीनों साइड सेम है और स्केलेन की तीनों साइड अलग है। वैसे ही अपन लेंगे पेयर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ में आइसोस्केलेस ले लो एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि देखो स्केलेन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा, अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम है और आइसोस्केलेस की दो सेम है, तीसरी कुछ भी रह सकती आराधन में, इसलिए ये भी क्या है, एक नॉन सिमिलर फिगर बनाएंगे, नॉन सिमिलर की फिगर्स की पेयर बनेगी आराधन में। ये मैंने सिमिलर फिगर्स की पेयर भी दिया, नॉन सिमिलर फिगर्स की भी पेयर दिया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। सिमिलर के लिए दो चीजें चाहिए, सिमिलर के लिए दो चीजें चाहिए भैया, एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहने होना और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहने होना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहने होना और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहने होना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम रहने होना, कॉन्ग्रुएंट रहने होना और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहने होना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है क्या? अरे नहीं, यहाँ तो 90 के दिख रहे, यहाँ तो भलते ही दिख रहे, यहाँ दिख रहे क्या 90 के? नहीं, तो ये फिगर सिमिलर रहेंगे क्या? देखो साइड्स प्रोपोर्शन में 1.53, 1.53, 1.53, 1.53, यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/2, 1/2, 1/2 ही आएगा साइड्स का, यानी साइड्स प्रोपोर्शन में। लेकिन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? नो, बिकॉज corresponding angles are not congruent। corresponding angles कैसे नहीं है? congruent नहीं है, इसलिए ये जो फिगर्स है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर corresponding angles कैसे नहीं है? congruent नहीं है, are not congruent, या not equal भी लिख सकते थे तुम, देखो, because corresponding angles are not कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? क्या करें तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी थी, जो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पर आधारित थी और जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े उस पर आधारित थी। अब आगे हमको जाकर के पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के लिए जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर में थोड़ा सा डीप में जाना है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट।
तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी ट्रायंगल्स को आपस में अपन सिमिलर कब बोलेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कब? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकेंड चीज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। एग्जांपल लेके समझते हैं। PQR LMN है, PQR और LMN। मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल L, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट एंगल M, एंगल R congruent angle N, and PQ upon LM is equals to QR upon MN is equals to PR upon LN. Then triangle PQR and triangle LMN are similar. उन्हें हम लोग सिमिलर बोलेंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, एंगल्स इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। आराधन में ठीक है। अब इसी की मदद से, इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज के मदद से जो हम लोगों ने सिमिलरिटी के बारे में पढ़े, उसमें हमको पहला थ्योरम दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या फिर इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम तो बोलते ही है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको। इस थ्योरम का जो नाम है, इस थ्योरम का जो नाम है, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, बीपीटी इसका नाम है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया ना, इसलिए जगह नहीं है। आप अपने नोट्स बनाते रहोगे ना तो थ्योरम 1 ब्रैकेट में पहले लिखना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, और बाद में ये स्टेटमेंट लिखना उसके नीचे। ठीक है, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्चुअली में है क्या, उसका बोलना क्या है? इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि थेल्स ने ही बताया था इस थ्योरम को। ठीक है, इस थ्योरम में बोलना क्या है? देखो, थ्योरम के बारे में मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता दूं, पेपर्स में थ्योरम पूछे जाते हैं और डायरेक्ट लिख के आता है प्रूव दैट, और स्टेटमेंट लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा रहता। स्टेटमेंट दिया रहता, आपने को पहचानना पड़ता है ये कौन से लेसन का स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ कैसे आएगा, और वो प्रूफ पूरा देना पड़ता है। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ पूरा लिख करके देना होता है। इसीलिए जब थ्योरम अपने को एक भी पढ़ा के मिल रहा, उसकी जम के 4-5 बार तब के तभी प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि थ्योरम पेपर में आने के लिए नहीं दिया होता है। इन थ्योरम पर से अपन जो प्रॉपर्टी सीखते, थ्योरम का मतलब क्या है? टू डिफाइन अ न्यू प्रॉपर्टी, टू डिफाइन अ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू रूल यूजिंग प्रीवियस रूल्स। जो पुराने हमने रूल्स कुछ मैथमेटिक्स में प्रूव कर लिए हैं, लॉजिकली प्रूव कर लिए है ना, उन चीज़ों की मदद से कोई नई प्रॉपर्टी प्रूव करना, वो है थ्योरम। और बाद में जब अपन जो नई प्रॉपर्टी थ्योरम पर से पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर करके हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। यानी इस जो अपन अभी यहाँ पे थ्योरम में पढ़ेंगे, इस पर आधारित हमारे को पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इस प्रॉपर्टी पर, इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पर के। अब देखते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पूछा जाता है, ध्यान में रखो, जब के तब इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है थ्योरम 1। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोला है ध्यान से देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल,
यानी क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है और जो लाइन जा रही है वो लाइन क्या है, एक ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है। यानी मान के चलो ये एल लाइन गई, ये एल लाइन पैरेलल है इस बीसी साइड को, वही बोला है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करे कि वो क्या कर रही है, ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है। एंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी क्या कर रही है, वो एक साइड को पैरेलल है और बची हुई जो दोनों साइड है उनको दो अलग अलग जगह पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी जो लाइन एल बनाया मैंने इज पैरेलल टू साइड बीसी एंड इंटरसेक्टिंग द रिमेनिंग टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E। ऐसा हो रहा है बोले कि एक लाइन है जो एक साइड को ट्रायंगल के पैरेलल है और बची हुई दो साइड को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स then other two sides are divided in the same ratio, यानी क्या बोल रहा है वो, then नहीं है, दही है यहाँ पे। यानी क्या हो रहा है, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करे जो एक तीसरे साइड, एक ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है, बची हुई दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो जो बची हुई दो साइड है ना, पैरेलल वाली साइड छोड़ के, पैरेलल वाले साइड को छोड़ के जो बची हुई जो साइड्स है ना, वो जो उसकी साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। सेम रेशियो में डिवाइड होना है यानी उस, ये जो साइड है इसके जो दो रेशियोज होंगे, दो पार्ट्स के दो रेशियो, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये दो रेशियोज हो गए ना, इसने इंटरसेक्ट करा तो क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है इस पैरेलल टू थर्ड साइड और इन दोनों को इसने दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गई, तो वो जो साइड्स के पार्ट्स हो गए ना, वो पार्ट्स जो हो गए उनका रेशियो सेम रहेगा, ये दोनों पार्ट्स का रेशियो सेम रहेगा। यानी हमें टू प्रूव क्या करने के लिए बोला है, टू प्रूव ये करो बोले कि जो लाइंस के सेगमेंट्स के जो पार्ट हुए हैं साइड्स के, वो जो पार्ट्स है वो उनका जो रेशियो है पार्ट्स का, जैसा ये पहले पार्ट का रेशियो है, ये साइड का रेशियो क्या है, AD अपॉन DB, वो पार्ट का रेशियो क्या है, AE अपॉन EC, ये क्या है बोले, इक्वल है बोले, सेम है बोले, सेम रेशियो है बोले, सेम रेशियो। यानी अगर एक लाइन है वो तीसरे साइड को पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगी। यानी सिंपल में बोलने का मतलब क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersects other two sides at two distinct point, then the two sides are divided in a same ratio, then the two sides are divided in a same ratio। एक लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है, बची हुई दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो दोनों साइड्स का रेशियो कैसा है, इक्वल है, सेम है, ये हमें बोला गया है। तो ये हमें प्रूव करके देना है कि ये रेशियो सेम है, ये लाके देना है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया, क्योंकि आपको इसका यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने, कि एक लाइन पैरेलल है एक साइड को ट्रायंगल के, तो बची हुई दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, बची हुई दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको कैसे बताएंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रूव करके देना है, ये मैंने टू प्रूव में लिखा, गिवन में लिखना पड़ेगा अपने को, जो जो हमको दिया हुआ है। मैं देखो क्या बोलूंगा, लाइन L, मैंने लाइन L लिया हुआ, लाइन L या फिर इन ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC लाइन L पैरेलल साइड BC, लाइन L इंटरसेक्ट्स साइड AB and AC at distinct points, at distinct points D and C respectively। ये लिखना पड़ेगा, हमको ये दिया नहीं था, कुछ भी नहीं दिया था,
हमने स्टेटमेंट पर से बनाए, स्टेटमेंट में कुछ भी लिख के नहीं आया था, हमने ट्रायंगल अपने मन से लिए, अपने मन से ट्रायंगल लेने के बाद में उसको लाइन पास करके उसको एक साइड से पैरेलल अपने मन से दिखाए, वो दोनों साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सब पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, डायग्राम वायग्राम सब खुद को बनाना है, और जितना स्टेटमेंट में गिवन जानकारी है उतना बना लिए, और वो अपन ने सारा डाल दिए गिवन में। ध्यान रहे जो डायग्राम बनाई जाएंगी वो गिवन के बिल्कुल सामने बनाई जाएगी, बने वहां तक के गिवन हेडिंग डालने का, गिवन हेडिंग डाल के पहले डायग्राम बनाने का बीच में, और डायग्राम के नीचे में पूरा गिवन लिखने का, डायग्राम के नीचे में पूरा गिवन, गिवन में डायग्राम। ठीक है, अब ये आ गया टू प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या करना है भाई, ये जो साइड्स है दो, इन साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इधर ध्यान देना, ये प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, यानी अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब वो कंस्ट्रक्शन कौन से है, मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा CD और BC, BE। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर BE को भी ज्वाइंट, यानी मैंने क्या किया, इसको भी ज्वाइन किया CD को, और BE को भी ज्वाइन किया। साथ ही साथ और एक चीज करनी पड़ेगी, DM परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया मेरा DM परपेंडिकुलर ऑन AC and EN perpendicular and EN perpendicular and EN perpendicular and EN perpendicular on AB। यानी क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि BE डाल दिया अपन ने, BE ज्वाइन कर दिए, CD ज्वाइन कर दिए, फिर DM परपेंडिकुलर डाले AB पे, EN परपेंडिकुलर डाले AB पे। आराधन में वही कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड सेगमेंट CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB। ये दो चीजें कंस्ट्रक्शन में करनी है। अब इसका प्रूफ देखो कैसा करेंगे अपन, ये कंस्ट्रक्शन क्यों करें उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं लूंगा पहला ADE ट्रायंगल, ये ADE ट्रायंगल दिख रहा है, ADE ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल पे फोकस करो, ये होगी उसकी EN परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। ADE का बेस लूंगा मैं AD, बेस लूंगा AD और हाइट लूंगा परपेंडिकुलर यानी EN। ठीक है, फिर उसके साथ में लूंगा मैं EDB ट्रायंगल, EDB ट्रायंगल। उस EDB ट्रायंगल के लिए बेस रहेंगी, उस EDB ट्रायंगल के लिए बेस रहेंगी BD या फिर DB और हाइट रहेंगी EN। आप इमेजिन करो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, EDB है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं, आइसोस अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। देखो कैसा है, ये ऐसे टाइप का ट्रायंगल है, ये ऐसे टाइप का ट्रायंगल है ऐसे टाइप का ट्रायंगल, यानी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो, एक प्रकार का वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी हमेशा जो हाइट होती है वो बाहर होती है, ये तो वो EDB के लिए जो हाइट रहेगी वो EN रहेगी और बेस रहेगा वो DB रहेगा। ये देखो मैंने उठा करके ऐसा घुमा के लाया उसको,
ऐसा उठाया, घुमाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो उसकी हाइट देखो क्या निकल करके आ रही, ईएन हाइट निकल करके आ रही ईएन हाइट निकल के, तो बेस इनटू हाइट। और बाद में मैं ये दोनों ट्रायंगल यानी एडीई और ईडीबी के एरिया का ले लूंगा रेशियो, तो इसका एरिया है ये एडीबी का और इसका एरिया है ये ईडीबी का, दोनों का एरिया का ले लूंगा रेशियो, हाफ हाफ कैंसल, ईएन ईएन कैंसल, क्या आ गया एडी अपॉन डीबी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब फिर से मैं क्या लूंगा देखो, एडीई ट्रायंगल लूंगा लेकिन बेस लूंगा एई और डीएम लूंगा मैं हाइट, और इधर वाला ट्रायंगल बदल दूंगा, इधर लूंगा मैं अब डीईसी, उसमें भी रेशियो लूंगा, तो बराबर वो एई अपॉन ईसी आएगा। जैसा इधर में एडी अपॉन डीबी आया ना, वैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लूंगा तो भी वो एई अपॉन ईसी ही आएगा। और फिर मैं बोलूंगा ये जो ट्रायंगल है ईडीबी और डीईसी, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट है बोलूंगा, या मैं बोलूंगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ये वाले, तो मैं बोलूंगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। जब मैं लिखूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो मैं अभी एक एक चीज करते चले जाता हूं, ठीक है, इससे कुछ लेना देना नहीं है अपना फिलहाल के लिए। देखो प्रूफ कैसा कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक चीज करने जा रहा हूं, मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया वो आप लोगों को लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, प्रूफ के लिए जा रहा हूं। तो मैं वहां पे पहले रिमेंबर में डालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, होता है ये। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बोलो क्या है, हाफ, मैं बेस जो ले रहा हूं, बेस ले रहा हूं मैं एडी, मैंने आपको पहले भी बोला था, और हाइट ले रहा हूं मैं एई। देखो ना ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जिस पे भी परपेंडिकुलर डाला है वो बेस और ये हाइट। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके साथ वाला जो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, वो ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी, मैंने तुमको बोला था उठाओ और घुमा के प्लेस कर दो, ईडीबी, तो इसका जो परपेंडिकुलर जाएगा वो ये आएगा, ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है बीडी, ये डीबी बेस है डीबी बेस है, डीबी बेस, और हाइट क्या है उसकी ईएन है, हाइट ईएन है, समझने के लिए मैंने उठ के लाया यहाँ पे आराधन में, ये है ईएन हाइट उसकी, ये उठा मैंने, समझना पड़ेगा, इसको उठा के ऐसा किया तो देखो हाइट समझ में आ रही है, ईएन है, ये बेस है, तो अगर मैंने डीबी बेस लिया तो हाइट क्या होगी उस एंगल की, ईएन हाइट होगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी, ठीक है, यानी क्या हो गया ये, हाफ एडी इंटू ईएन अपॉन हाफ डीबी इंटू ईएन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने यहाँ क्या किया, वो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया। देखो हाफ कैंसल, ईएन ईएन कैंसल, तो क्या बचा, आप लोग इधर के पार्ट का कर लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं ये थ्योरम को आगे लेके जा रहा हूं। मेरे को यहां तक के पूछना है, ठीक है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी इज इक्वल्स टू आ गया एडी अपॉन डीबी, आगे एडी अपॉन डीबी, क्लियर हो रहा। अब वही पूरा का पूरा पार्ट ये एडीई ट्रायंगल और ईडीसी ट्रायंगल में करना है, एडीई और ईडीसी में करना है, कोई सारी चीज,
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बेस बदल दो, बेस कर दो AE, तो हाइट बदल जाएंगी DM, ठीक है। उसके साथ में कौन लेंगे दूसरा, एरिया ऑफ, ये लेना पड़ेगा अभी DEC, हाफ, व्हाट इज द बेस, DEC हो गया, व्हाट इज द बेस। अब बेस बदल दिया अपन ने EC, ये देखो वो भी ट्रायंगल उठा के ला रहा हूं, वो भी ट्रायंगल उठा रहा हूं, ऐसे उठाया, ऐसे घुमा के रखा, हो गया, ये हो गया DEC, ठीक है, DEC रखा हो, ठीक है। तो ये D से मेरे को क्या लेना है, परपेंडिकुलर, ये रहेगा परपेंडिकुलर DM, आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा, ये उठा करके समझने के लिए DEC का हाफ बेस ले रहा हूं मैं EC, बेस ले रहा हूं EC, और हाइट लूंगा मैं DM, इसकी भी हाइट है DM, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया ये कैसे किया, तो मैंने बेस ये DEC ट्रायंगल का लिया हूं EC, तो हाइट ये रहेगी, बेस के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर यानी हाइट होता है, बेस के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर यानी हाइट होता है। तो ये हो गया, अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ EC इनटू DM, हाफ EC इनटू DM। अब फिर से हम लोग करेंगे रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ AE इनटू DM अपॉन हाफ EC इनटू DM, DM कैंसल, हाफ कैंसल। ये कैसे आया, ये हम लोगों ने क्या करे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 और 5 किया, 4 और 5 को डिवाइड करे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, अपॉन एरिया ऑफ DEC जो आया वो आया AE अपॉन EC, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये जो मेरा EDB ट्रायंगल है और DEC ट्रायंगल है, ये सेम बेस पर है, DE बेस पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। ट्रायंगल EDB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। कौन सा बेस लेता हूं मैं, D लेता हूं, उनका दोनों का बेस। देखो D दोनों में कॉमन आ रहा ना D, तो D को बेस बना दिया, आर ऑन द सेम बेस D, दोनों भी जो ट्रायंगल है ये EDC और DEC ये सेम बेस पे है, D बेस पे, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और ये दोनों जो ट्रायंगल है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। Therefore their heights are equal, उनकी हाइट्स इक्वल है, यानी उनका बेस सेम है, एक ही बेस है, और उनकी हाइट भी इक्वल है। तो दोनों का एरिया कैसा होगा, मेरे को बताओ। दो ट्रायंगल है, जैसा ट्रायंगल 1 है उसकी भी बेस B है, उसकी भी हाइट H है, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल 2, हाँ उसका रेशियो ले रहा है हाफ, उसकी भी बेस सेम है और हाइट भी सेम है। तो सबका जो आंसर आया वो आया 1, यानी ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्रायंगल 2 का एरिया। जब दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो 1 आ रहा, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो 1 आ रहा है, यानी ट्रायंगल्स कैसे एरिया में सिमिलर है, ट्रायंगलों का एरिया सिमिलर है। वही बात हो रही ना यहाँ पे, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों की हाइट भी सेम है। जो ट्रायंगलों की बेस और हाइट दोनों सेम होती है, उन ट्रायंगलों का जो एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB and is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों ट्रायंगलों का एरिया सेम है। इसको बोलूंगा इक्वेशन 7 और बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3
3, 6 and 7 we get 3, 6 और 7 से 3, 6 और 7 ये जो EDB है EDB के जगह मैं लिख सकता हूँ DEC के जगह लिख सकता हूँ EDB। ऊपर वाला जो भाग है ADE सेम है, ADE सेम है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 और 6 इक्वेशन नंबर में की सेम है ना। देखो EDB के जगह DEC लिखा जा सकता है, DEC के जगह EDB लिखा जा सकता है, ऊपर वाला भाग दोनों का सेम है। तो थर्ड और 6th इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों इक्वेशन की वो क्या है 3 और 6 की सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी सेम, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमें टू प्रूव था ये कि एक लाइन पैरेलल है तो बचे हुए दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिए ये पार्ट फिर से लिखना पड़ेगा, इफ काट के, इफ नहीं लिखना पड़ेगा, समझे ना, इफ नहीं लिखना है यहाँ, डायरेक्ट देयरफॉर के आगे इफ के बाद का पूरा डाटा आएगा। ये रहा हमारा थ्योरम जो कि बहुत इजी थ्योरम है, कुछ भी हमको करना नहीं है, इसको अच्छे से समझ के कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, जो हमको सेकंड थ्योरम दिया गया है वो दिया है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता था हम लोगों को, ये बोलता था कि अगर एक लाइन तीसरे साइड को एक साइड को पैरेलल है ना, एक लाइन है ट्रायंगल से जो पास हो रही है वो एक कोई तो भी साइड को पैरेलल है तो बचे हुए दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये बोला था, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना था। कॉन्वर्स में उल्टा रहता, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दिया है दो साइड्स को एक लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये दिया है, और ये प्रूव करना है कि वो लाइन तीसरे साइड को पैरेलल है, उल्टा। कॉन्वर्स में क्या हो जाता है, जो थ्योरम है उसका उल्टा हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, उल्टा है ना, यहाँ पर लाइन जो है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये दिया है, और तीसरे साइड को पैरेलल दिखाना है। देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है वो डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को सेम रेशियो में, क्या हो रहा है, एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है दो साइड्स को ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में, यानी एक लाइन है, सपोज मान के चलता हूं मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, लाइन डी क्योंकि डी और ई पे इंटरसेक्ट करती हो जा रही, वो क्या कर रही है, ट्रायंगल के दो साइड्स ए बी और ए सी को क्या कर रही है, बोला मैंने, डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, यानी ये दिया है, इफ बोला है ना, इफ पार्ट यानी दिया हुआ पार्ट, ये जो पार्ट है ये जो है दिया हुआ, ये क्या है, दिया हुआ है कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी टू प्रूव क्या है, ये अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि ये रेशियो में सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, तो टू प्रूव क्या है, देन द लाइन डी इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो डी लाइन है ये बीसी को क्या है, पैरेलल है, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है हम लोगों को कि वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही दो साइड को, वो उसको सेम रेशियो में बांट रही है, उल्टा। वहां क्या था, पैरेलल था और बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रहा है, ऐसा बोला जा रहा था। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सेम रेशियो में बांट रहा है तो तीसरे साइड को पैरेलल है, उल्टा बोला जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ये गिवन चालू हो गया, यहाँ से थ्योरम चालू हो गया, पेपर में सिर्फ ये छप के आएगा, आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पूरा। इन ट्रायंगल एबीसी हमें ये दिया गया है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन है हमको, हमें ये प्रूव करना है कि वो तीसरे साइड को पैरेलल है, तीसरे साइड को दी लाइन पैरेलल है। अब ये प्रूव करने के लिए देखो सिंपल सा फंडा है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देंगे, एज्यूम करेंगे, हम लोग ये एज्यूम करेंगे, अभी तक हमें ये बताना है ना डी इसको पैरेलल है, दिया है क्या डी पैरेलल है, नहीं, प्रूव करना है डी पैरेलल है, तो हम एक दूसरी लाइन लेंगे,
और वो लाइन क्या है बोलेंगे, पैरेलल है बोलेंगे। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक दूसरी लाइन लूंगा, लेट लाइन DF, let line DF be parallel to side BC, यानी मैंने अपने मन से एक DF लाइन लिया, मैंने क्या लिया हूं अपने मन से ये DF लाइन लिया हूं, दिख रही है DF लाइन, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये DF लाइन क्या है, पैरेलल है किसे, BC को। दिस DF लाइन इज पैरेलल टू BC। अरे ये DF पैरेलल है BC को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गया जो हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़े। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, ये देखो ना, ट्रायंगल को एक लाइन पैरेलल है एक साइड को, यानी DF पैरेलल है BC को, DF पैरेलल है बोल रहा हूं मैं BC को, है नहीं, समझ के चल रहा है, DF पैरेलल है BC को, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन AF अपॉन FC, नहीं होगा BPT से। ये देखो ना, DF पैरेलल ले लिया BC को, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन CF, नहीं होगा, AF अपॉन FC नहीं होगा, होगा, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, गिवन है, AD अपॉन DE और AE अपॉन EC इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, तो 1 और 2 को इक्वेट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोगों को 1 और 2 से, बोलो 1 और 2 से क्या मिल रहा है, AD अपॉन DB AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, AF अपॉन FC is equals to AE upon EC, AF upon FC is equals to AE upon EC। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग 1, ये यहां पर ट्रिकी स्टेप है, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ध्यान से देखना, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ये बहुत ट्रिकी स्टेप है यहाँ पर, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, AF 1 इंटू FC यानी FC अपॉन FC, AE प्लस EC अपॉन EC, AF प्लस FC क्या होता है, AF प्लस FC यानी होता है AC अपॉन FC, AF प्लस FC हो गया, AE प्लस EC क्या होता है, AC अपॉन EC, ये AC कैंसल, क्योंकि दोनों एक में के न्यूमरेटर में इक्वल टू में इधर कोई भी जाएगा तो कैंसल होकर डिनोमिनेटर ही आ जाएगा, कैंसल होकर के अपने आप डिनोमिनेटर आ जाएगा कैंसल होकर के डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या बचा अभी, 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC, रेसिप्रोकल ले लो, FC ऊपर EC ऊपर, यानी जो FC है वो EC को इक्वल आ रहा, FC और EC दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी ये दोनों अलग अलग पॉइंट है क्या, E और F एक ही पॉइंट है। मैं देखा ना क्यों ये कर रहा, FC इक्वल टू EC आ रहा, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, EF और E और F जो पॉइंट्स है, ये E और F पॉइंट्स कैसे है ना, E और F पॉइंट्स कैसे सेम है। मैं क्या बोलूंगा, दिस इज पॉसिबल only if
पॉइंट्स E and F कोइंसाइड। ये कब पॉसिबल है? जब E और F पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं, है ना? Therefore E and F are same points। यानी E और F जो है वो सेम ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो मैंने DF पैरेलल लिया था B से, और F और E एक ही जगह पे है, अलग अलग जगह पे नहीं है, तो फिर DE भी क्या हो जाएंगी? BC को पैरेलल। Therefore DF parallel BC given, so DE parallel BC। थ्योरम का स्टेटमेंट इसके नीचे लिखना पड़ेगा फिर से, थ्योरम का स्टेटमेंट इसके नीचे लिखना पड़ेगा फिर से, नहीं तो मार्क मिलेंगे नहीं, मार्क कट जाएंगे। जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तुमको स्टेटमेंट लिखना है। हम लोगों ने पहले बोले DF पैरेलल है, हमको ये प्रूव करना था DE पैरेलल है BC को, इसीलिए हमको अपने मन से लेना पड़ा कि एक DF मैंने पैरेलल लिया BC को, और बाद में F और E को एक ही पॉइंट बता करके बोला DF पैरेलल है जब BC से, तो DE भी पैरेलल रहेगा BC से। प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आपको इस थ्योरम को पढ़ के रखना है, फुल में से फुल लाना है तो, नहीं तो नहीं। थ्योरम भी पूछे जाते हैं, थ्योरम पर भी फिक्स्ड वेटेज होता है 15 से 20% मार्क्स का। ओके, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।